हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ अलग करने वाला हूं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैं ये दिखाऊंगा कि आप इन्वेस्टिंग जो है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए फाइनेंस की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आप कॉमन सेंस अगर है तो उतना ही काफ़ी है इन्वेस्टिंग के लिए। बट हाँ, कई लोग सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन पे इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा भी अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते। इसकी वजह से काफ़ी बार ट्रैप में फंस जाते हैं। तो और उसके बाद मैं नायका को बहुत इन डिटेल में स्टडी करूंगा, और वो भी कॉमन सेंस से अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके और पर्सनल अपना एग्जाम्पल दिखा के कि किस लिए मैं नायका को लेकर जो मेरा ओपिनियन है वो क्यों है। और उसके बाद ऐसे सेक्टर्स जिनको लेकर मैं फ्यूचर के लिए बहुत बुलिश हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मेरे कोर पोर्टफोलियो में डेली फ्लक्चुएशंस किस अमाउंट का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े अमाउंट के बावजूद मैं पैनिक नहीं करता हूं, वो किस लिए। तो सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं की लर्निंग से। इंडियन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा रिजिलियंट है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। स्पेसिफिकली जो डीआईआईज हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने मिलकर जो बाइंग की है लास्ट कुछ मंथ से, लास्ट फ्यू मंथ से, उसकी वजह से इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं किए हैं कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स या काफ़ी और मार्केट्स में जो प्रेशर दिख रहा है वो इतना इंडियन मार्केट्स में नहीं है। हाँ, ब्रॉडर मार्केट स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा ज़्यादा करेक्ट हुए हैं, ऑलमोस्ट 15 to 20%। बट स्टिल ये कुछ भी नहीं है। अगर क्रैश होता है तो ऑलमोस्ट 40% 50% तक निफ्टी गिर सकता है। बट ऑब्वियसली कोविड के बाद मार्केट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैश हो गए थे, तो अभी नहीं लगता इतनी जल्दी दोबारा क्रैश होंगे। हाँ, मार्केट्स प्रेशर में है, बट अगेन काफ़ी अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स एंड डीआईआईज की वजह से। एफआईआईज तो कंटिन्यूसली सेलिंग जारी है। और जैसे मैंने एक पहले वीडियो में भी कहा था कि इस मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है तो सर्वाइवल की होगी। सर्वाइवल लॉन्ग टर्म में इनफैक्ट काफ़ी लोग जिनको मैं जानता हूँ ऑलरेडी सोचने लगे हैं कि स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर जाए। तो ये इसी वजह से जो होता है, स्टॉक मार्केट को काफ़ी लोग गैम्बल भी बोलते हैं, और काफ़ी लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म में पैसा डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सर्वाइव बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। पर्सनल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो लास्ट ईयर मैंने काफ़ी अग्रेसिवली बाइंग की थी, जब मार्केट्स ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में जाया जा रहा था। बट अभी मैं अपनी बाइंग काफ़ी कंट्रोल में कर रहा हूँ। अभी मार्केट्स प्रेशर में है, बट ऐसा नहीं है बाइंग एकदम नहीं कर रहा हूँ अभी भी। जो हाँ, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज की है, ग्रोथ स्टॉक्स की बजाय मैं वैल्यू स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, जिनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रीजनेबल है या अंडर वैल्यूड है, उन स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूँ अभी। हालांकि जो मेरा रिस्की पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी हाई प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल एंड काफ़ी हाई वैल्यूएशन के स्टॉक्स हैं, उनको मैं छू रहा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मार्केट्स कब तक गिरेगा और कब रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो अलग होती है, वो कुछ ही स्टॉक्स में होती है। बट मैं जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स रख रखा हूँ उनको मैं नहीं छेड़ता शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए। उसके बाद एक और की लर्निंग है कि ब्रोकरेज हाउसेस एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स को इतनी आसानी से ट्रस्ट मत करिए। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस क्या, मुझे भी आप ट्रस्ट मत करिए। मैं जो भी कुछ बोलता हूँ, जो भी डेटा दिखाता हूँ, उसको भी आप क्रॉस वेरीफाई करिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करिए। किसी पे भी ब्लाइंडली विश्वास मत करिए। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस का तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या, कैसे ये लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल पीबी फिनटेक का एग्जांपल ले लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे जो साडू जी हैं, मेरी वाइफ की सिस्टर के हस्बैंड, उन्होंने मुझसे पूछा कि पीबी फिनटेक, उनका जो ब्रोकर है वो उनको बहुत ज़्यादा बोल रहा है लेने के लिए। उस समय 700 समथिंग पे था ये स्टॉक। तो मैंने उसके बाद थोड़ा स्टडी किया। मैंने बोला कि स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बट अभी इस लेवल पे मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मुझे थोड़ा ओवर वैल्यूड लगता है। आई थिंक उस समय 750 या 780 775 के लेवल पे होगा। तो उसके बाद कुछ ही दिन में वो 900 क्रॉस कर गया था। हाँ, किसी भी अगर क्योंकि ब्रोकर के पास कुछ न्यूज़ होगी डेफिनेटली, तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करना चाह रहा था। इनफैक्ट क्या होता है, ब्रोकरेज हाउसेस को ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये ऊपर से मिल जाता है कि भैया ये स्टॉक बेचना है आप लोगों को। अपने जो काफ़ी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ब्रोकर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, अगर ब्रोकर बोलता है ये स्टॉक खरीद लो तो खरीद लेते हैं। तो
900 क्रॉस भी हुआ पीबी फिनटेक, उसके बाद 900 क्रॉस हुआ, अपने प्रोमोटर्स जो हैं इस कंपनी के उन्होंने अपना स्टेक कम कर दिया, उसके बाद अभी 700 से बिलो ट्रेड कर रहा है ये। ऑब्वियसली मार्केट्स प्रेशर में है, लेकिन उसके बावजूद 900 क्रॉस करके 700 के बिलो एकदम जल्दी आ गया, बहुत जल्दी रैपिड मूवमेंट हुआ। वो इसीलिए क्योंकि उनका टारगेट यही था। काफ़ी काफ़ी हाई चांसेस है कि ब्रोकरेज हाउसेस मिलके इस इस शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दिया, उसके बाद प्रोमोटर्स अपने हाई प्राइस पे निकल गए और रिटेल इन्वेस्टर्स ऊपरी प्राइस पे ट्रैप हो गए। तो ये अवॉइड करिए आप, इससे बच के रहिए। तो ब्रोकर हाउस कोई भी, चाहे आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, एचडीएफसी सिक्योरिटी हो या कोई भी हो, आप अगर वो कोई टारगेट दे रहा है तो आप अपना खुद का कॉमन सेंस लगाइए, खुद का रिसर्च करिए। ये मत सोचिए कि किसी ब्रोकर हाउस ने बोला है तो ये उस लेवल पे पहुंच ही जाएगा। उसके बाद एक की जो मेजर यूज करते हैं वो है बीटा। बीटा ऑब्वियसली बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन कई लोग अनजान हैं। उस बीटा का मतलब होता है बेसिकली जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स कितना वॉलेटाइल है एक स्टॉक का कंपेयर टू द एंटायर मार्केट। फॉर एग्जांपल, अगर हाँ मार्केट अगर 1% बढ़ रहा है तो स्टॉक अगर आपका 2% बढ़ रहा है तो उस स्टॉक का बीटा 2 हो जाता है। सेम डाउन साइड में भी होता है, अगर मार्केट 1% गिर रहा है, अगर स्टॉक फिर 2% गिर रहा है तो वो बीटा 2 हो जाता है। ऐसे ही पूरा पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो वेटेड एवरेज होता है, जितने भी स्टॉक्स आप ले रखे हैं उनके बीटास का, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू जो भी आप यूज करना चाहें। तो आप अभी जो होता है, मेरा जैसे पोर्टफोलियो का बीटा काफ़ी हाई है। इसकी वजह से क्या होता है, जब मार्केट्स करेक्शन मोड पे हो रहे हैं, स्पेसिफिकली मैंने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया था वो लास्ट ईयर बनाया था, तो उस समय मार्केट्स काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला, क्योंकि मार्केट्स अगर 1% भाग रहे थे तो मेरा पोर्टफोलियो और ऊपर जा रहा था, 1% से भी काफ़ी बढ़ रहा था। बट अगेन वही, अगर मार्केट्स प्रेशर में होते हैं, मार्केट्स डाउन जाते हैं, तो जो हाई बीटा होता है वो काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है, क्योंकि मार्केट अगर 1% गिरता है तो पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरने लगता है। तो अब बीटा अभी जो है, मैं हाई बीटा स्टॉक्स अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट्स प्रेशर में है। आज का जो एनएससी है वो मुझे तो काफ़ी बेटर लगा लास्ट फ्यू डेज से। एफआईएज ने ऑब्वियसली अपनी सेलिंग कंटिन्यू रखी है, 3400 करोड़ की सेलिंग की है, बट डीआईएज ने अगेन 3000 करोड़ की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज काफ़ी अच्छा था एनएससी का, 1480 शेयर्स एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में सिर्फ 651 शेयर्स डिक्लाइन हुए। तो आज ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ, 0.17% डाउन था। उसके कंपैरिजन में निफ्टी मिड कैप 100 देखिए 0.64% अप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 1.16% अप। तो ये काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर रहा आज मार्केट्स के लिए। और विक्स जो है 24 क्रॉस कर चुका है, तो ये एक थोड़ा कंसर्न हो जाता है। बट अगेन सिर्फ विक्स को देख के हम लोग नहीं बता सकते कि, और अभी तो न्यूज़ बेसिस पे मार्केट्स चल रहे हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मार्केट्स के बारे में। बट मुझे लगता है रशिया को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स थी, रशिया यूक्रेन को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा अकाउंट कर चुका है मार्केट। तो अनटिल अनलेस जब तक फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हो जाती तब तक आई थिंक कुछ खास होने वाला नहीं है। उसकी वजह से अब मार्केट्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे। अब नेक्स्ट जो है मे बी फेड की मीटिंग, और इंडिया में जो 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स, उनके बेसिस पे मार्केट्स मूव करेगा। ये ऐसे स्टॉक जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने बाय किया है ऑलमोस्ट 2570 के प्राइस पे। मार्केट्स प्रेशर में थे, बट मैं शायद थोड़ी जल्दी कर गया। बट इनफैक्ट मुझे नहीं पता था, मैंने परसों बाय किया था तो मुझे नहीं पता था कि कल मार्केट्स इतना ज़्यादा गिरने वाला है। तो कल ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 3 to 4% गिरा था, शायद 2470 चला गया था। बट अगेन आज आप देखेंगे इस शेयर को तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास आज बढ़ा है। आज इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2600 पे बंद हुआ है। तो वही है, जो अच्छे स्टॉक्स होंगे वो जल्दी गिरेंगे तो उतनी जल्दी रिकवर भी करेंगे। आप सिर्फ अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। जितनी ज़्यादा लॉस हो रहा है उतनी जल्दी रिकवर भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी मूवमेंट आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। काफ़ी स्टॉक्स मेरे जो लॉस में थे काफ़ी टाइम तक, और जब उन्होंने उनमें मूवमेंट आया तो काफ़ी जल्दी मेरे लॉस रिकवर हो गया, प्रॉफिट्स में आ गया। तो टेंशन मत लीजिए एज लॉन्ग एज आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं। और वर्धमान टेक्सटाइल्स में मुझे अभी भी ये स्टॉक बहुत पसंद है, आप खुद भी रिसर्च करिए इस कंपनी पे। और इसका बाइंग प्राइस तो कुछ नहीं है, बस मैं तो यही बोलूँगा कि क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट्स जिस जगह है अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है,
बट अभी ये स्टॉक काफ़ी फेयरली वैल्यूड है। आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं इसमें। जब जब स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आए मार्केट प्रेशर की वजह से, आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में। इस स्टॉक को लेकर मैं काफ़ी बुलिश हूँ। उसके बाद जो मेरा रिस्की पोर्टफोलियो है उसके बारे में मैंने बता दिया। काफ़ी हाई पी स्टॉक्स है, मैंने लास्ट ईयर बनाया था। उस समय मार्केट्स काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो अभी मुझे थोड़ा रिव्यू करना है अपना पोर्टफोलियो भी, कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए जो ओवर वैल्यूड लग रहे होंगे, तो उनको मैं निकाल दूंगा अपने पोर्टफोलियो से। बट जो मेरा कोर पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, उसको लेकर मैं अभी भी बुलिश हूँ। एक दो स्टॉक्स को छोड़ के मैं ऑलमोस्ट सबके सब शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। आज का जो फ्लक्चुएशन है मेरे कोर पोर्टफोलियो में वो ऑलमोस्ट 3,23,000 का था, 3,23,000। बट ये तो आज तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा अप डाउन होता होगा मेरा पोर्टफोलियो। आराम से 6-7 लाख तक आराम से चला जाता है एक दिन में, जब मार्केट्स ऊपर या नीचे बहुत ज़्यादा मूवमेंट देते हैं। आज ऑलमोस्ट मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहे थे, बट स्मॉल एंड मिड कैप थोड़ा बेटर परफॉर्म किए। तो आप देख सकते हैं कि तो उसके बावजूद मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ मार्केट में। मुझे ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे पता है कि अगर मैं आज में अपना पोर्टफोलियो बंद कर दूं और ज़्यादा नहीं 2 या 3 साल बाद भी देखूंगा, तो एटलीस्ट मुझे एफडी से डबल डबल रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, अनटिल अनलेस कुछ दुनिया ही ख़त्म होने के कगार पे हो जाए। अब बात करते हैं नायका की। नायका को लेकर मैं पहले तो ये देख लेते हैं। एक ऐसा हेयर ड्रायर है जो बेसिकली किसी के एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों ने, मैंने और मेरी वाइफ ने कुछ सोचा कि क्या गिफ्ट करें, तो ये हेयर ड्रायर देखा था। नवंबर की बात है शायद ये। तो नायका पे अभी इसका प्राइस चल रहा है 1795। फ्लिपकार्ट पे सेम मॉडल सेम सब कुछ, इसका प्राइस है 1695 फ्लिपकार्ट पे। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 100 रुपये का अंतर है। फ्लिपकार्ट पे 100 रुपये सस्ता मिल रहा है। उसके बाद भी फिर कुछ ऑफर्स हैं जो अगर यूज़ हो जाए तो कुछ हल्का फुल्का डिस्काउंट और मिल सकता है, बट मे भी मिले नहीं मिले, बट उसके बावजूद 100 रुपये का फ्लिपकार्ट पे प्राइस कम है। और मैंने जब नवंबर में लिया था, ये 29 नवंबर को ऑर्डर किया था, तब इसका प्राइस चल रहा था 1199। तो मेरा इससे यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ नायका इस कंपैरिजन से, कि नायका जिन प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जिसमें मार्जिन ज़्यादा होती है, उसमें डायरेक्ट कंपटीशन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब कंपनीज से है जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स देते हैं। तो वहाँ पे स्केल अप करना अपना बिजनेस, वहाँ पे कंपनी सोचे कि ये सब जैसे हेयर स्ट्रेटनर्स, हेयर ड्रायर्स और ये जितने भर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या, उन सब में नायका अगर एंट्री लेती है, इनफैक्ट ऑलरेडी है। और इंडियन कस्टमर्स काफ़ी बार्गेन हंटर्स होते हैं, काफ़ी वैल्यू कस्टमर्स वैल्यू बाइंग करते हैं, तो वो कंपैरिजन करके बाय करेंगे। बहुत कम कस्टमर ही है जो भाई नायका दिखा और बाय कर लिया। बट अगर थोड़ा भी सेम मॉडल आजकल सर्च करना कितना आसान है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन या किसी भी और साइट पे जाके सर्च करेंगे, अगर उनको प्राइस डिफरेंस दिखेगा तो वो उस साइट से लेंगे, नायका से क्यों लेंगे। तो मेरा यही कहना है कि नायका बिजनेस मॉडल जो है, जो अभी कॉस्मेटिक्स है, या कॉस्मेटिक्स में एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज ये है कि काफ़ी, जो मेरी वाइफ भी है फॉर एग्जांपल, वो पर्सनल किसी शॉप में जाके या मॉल में जाके वो 10 तरीके की लिपस्टिक हो या नेल पॉलिश हो, वो लगा लगा कर ऐसे ऐसे देखना चाहेगी कि कौन सा सूट कर रहा है। तो कॉस्मेटिक का बहुत ज़्यादा सेल अभी तो ऑनलाइन में भी ना हो, तो ये एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज है। उसके बाद इंडियन कस्टमर्स की परचेजिंग पावर अभी भी वेरी लो है। तो जो लग्जरी जो आइटम्स होते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स से हो, शैम्पूज हो, मेकअप से हो या कुछ भी हो, उसमें बहुत ज़्यादा अभी बाइंग देखनी नहीं आएगी नायका से। और वहाँ पे ही मार्जिन ज़्यादा होती है। और जो रेगुलर आइटम्स हैं वहाँ पे आसानी से फ्लिपकार्ट और अमेजन डायरेक्ट कंपटीशन में है। तो मेरा यही कंसर्न है कि जो अभी इसका करंट वैल्यूएशन है 65,000 करोड़, वो कंपनी आगे कैसे प्रॉफिट जनरेट करेगी इतना। और नायका के बिजनेस मॉडल में अभी रिपीट सेल्स के आइटम्स भी काफ़ी कम हैं। आप ठीक है, इंडियन कुछ कैटेगरी ऑफ इंडियन कस्टमर्स हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस भाई ठीक है, 2-3 लिपस्टिक या 2-3 नेल पॉलिश साल में खरीद ली, उतना इंडियन पब्लिक पॉपुलेशन को देखे उतना उनके लिए काफ़ी होता है। तो रिपीट सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं है नायका की। इनफैक्ट आप देखिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जो आप ये पेंट्री है, अमेजोन पेंट्री है एंड फ्लिपकार्ट ने ग्रॉसरीज वगैरह में
एंटर किया है वो इसीलिए किया कि उनमें रिपीट सेल्स है, कस्टमर्स को रेगुलरली खरीदना ही पड़ेगा, उसमें मार्जिन कम है लेकिन रेगुलर सेल्स हो रही है तो इस वजह से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। नायका के साथ ऐसा नहीं है। तो ये जो मैंने कंपैरिजन किया है नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन का स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट से ही, और नायका का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश की है, तो बेसिकली मेरा मकसद यही है कि ये जान सकें कि जो करंट वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड है या नहीं। अभी मैं पर्सनली ये नहीं बोल रहा कि नायका खराब है। नायका अच्छी कंपनी है, काफ़ी रैपिडली ग्रो भी कर रही है, बट मेरा जो कंसर्न है वो अपना बिजनेस कैसे स्केल अप करेगी। जो करंट वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ का ऑलरेडी हो गया है, उसको कैसे सस्टेन कर पाएगी एंड कैसे उसको अभी फ्यूचर में बढ़ा पाएगी। एंड ये वैल्यूएशन बढ़ेगा तभी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। आई मीन टू से कि जो अंडरलाइंग शेयर प्राइस है कुछ नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है, ये एक पैकेजिंग समझ लीजिए आप। बट अंडरलाइंग जो बिजनेस है उसमें उसमें क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो अभी एज ऑफ नाउ नायका को लेकर मैं बुलिश नहीं हूँ। अभी आने वाले में देखते हैं मैनेजमेंट कैसे इनोवेट करती है, कैसे क्रिएटिवली तो कंपटीशन को टारगेट करती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें एज सच कोई एंट्री बैरियर नहीं लग रहा है मुझे कि कोई और जो बड़े बिजनेस हाउसेस है या फिर फॉर एग्जांपल टाटाज, अंबानीज या फिर कोई भी रिलायंस, तो वो अगर इस मॉडल में एंटर करना चाहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स उनको लगेगा कि इस इंडस्ट्री में है तो वो एंटर करना चाहेंगे, तो नायका कैसे रोकेगी। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है, और अभी नायका को इतनी ज़्यादा प्राइस वैल्यूएशन मैं नहीं दूंगा, इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं दूंगा। और इंडियन पॉपुलेशन अभी भी इंडिया बहुत रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है, मिडिल क्लास रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कॉस्मेटिक लग्जरीज पे परचेजिंग पावर बहुत कम है इंडियन पॉपुलेशन की। तो इसीलिए नायका फिलहाल तो नहीं, लेट्स सी आगे आगे मैनेजमेंट कैसे इनोवेट करती है, इसलिए फिलहाल मैं तो नहीं लेना चाहूँगा नायका को। और आप जो ये अगर मे बी शॉर्ट टर्म में बिग इन्वेस्टमेंट हाउसेस या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म, ब्रोकरेज हाउसेस अगर कोई भी बड़े बड़े टारगेट दे, तो मेरा बस फोकस यही है कि आप लोग आंख बंद करके उन टारगेट्स को बिलीव मत करिए, अपने स्टडी करिए, वो कोई भी जो टारगेट दे रहा है उसका पूरा रिसर्च आर्टिकल पढ़िए कि उसकी लॉजिक क्या है वो टारगेट देने की, वो कैसे बोल रहा है कि इतनी वैल्यूएशन हो जाएगी। जैसे पेटीएम अभी भी कुछ लोग 1600, 1700 या 1800 का टारगेट दे रहे हैं, बट क्यों मुझे तो समझ नहीं आता। और जो मुझे लगता है नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, ऑब्वियसली ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, लेकिन इन सेक्टर्स में मुझे लगता है काफ़ी टेलविंड्स मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है जो जहाँ पे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, जो अपने और इनफैक्ट अभी रशिया यूक्रेन में जो भी क्राइसिस चल रही है उससे ये मेरा जो कन्विक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। फॉर एग्जांपल अभी ऑयल प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद हो गई है, क्योंकि रशिया ऑब्वियसली एक क्रूड का और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो उस वजह से क्या होगा कि अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उस पर ज़्यादा प्रोग्रेस या उस पर फोकस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि, और इनफैक्ट जैसे घर पे कार है यूज़ कम होती है, और अभी पेट्रोल के प्राइसेस को देखते हुए ऐसे लगता है कि चलो अच्छा है ज़्यादा यूज़ नहीं होती। हाँ, क्योंकि पेट्रोल ऑब्वियसली इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जिनकी डेली यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल जो मेरा कज़न है वो बोल रहा था कि वो धीरे धीरे बाइक पे शिफ्ट कर रहा है, वो डेली कार ड्राइव नहीं करेगा क्लाइंट्स वगैरह को विजिट करने के लिए या बिजनेस या ऑफिस जाने के लिए। मैंने पूछा क्यों, बोलता है बहुत तेल खर्चा होता है, क्या फ़ायदा बाइक में, जितना एक हफ्ते में यूज़ होता है मे भी उतना एक दिन में कार यूज़ कर लेती है। तो फिर वही है, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, धीरे धीरे जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे जो होने वाला था वो अब काफ़ी रैपिडली होगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसा होगा कि काफ़ी लोग जिनकी ऑटोमोबाइल्स ठीक भी पड़े हैं वो भी रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से। तो मुझे लगता है ये टेलविंड्स काफ़ी हैं इस सेक्टर में। इसी वजह से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बुलिश हूँ। इथेनॉल मुझे लगता है क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इथेनॉल पे फोकस और ज़्यादा बढ़ने वाला है। पावर ऑब्वियसली अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो पावर सेक्टर जैसे टाटा पावर को लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ। रिन्यूएबल्स को लेकर बहुत बुलिश हूँ, जो जैसे फॉर एग्जांपल बोरोसिल रिन्यूएबल है। तो ये सब सेक्टर्स हैं जिसको लेकर ध्यान रखना चाहिए आने वाले कुछ टाइम के लिए आप लोगों को। और
मेरा मकसद यही था इस वीडियो से कि आप लोग पैनिक मत करिए। और जो मैं ये अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा था, डेली फ्लक्चुएशन आज तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है, बट मेरा पर्पस यही है कि मैं शो ऑफ नहीं कर रहा। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस भी मुझे मिले थे कि आपका पोर्टफोलियो का साइज़ क्या है। ऑब्वियसली मैं पोर्टफोलियो का साइज़ नहीं बता सकता अभी, बट मेरे 3 पोर्टफोलियो हैं जिसमें से ये मेरा कोर पोर्टफोलियो है। तो उसके बावजूद पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इस मार्केट में सरवाइव करके करते रहिए। हमेशा मार्केट नीचे नहीं रहेगा, हमेशा प्रेशर में नहीं रहेगा। बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे कभी ना कभी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे। तो डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ अपना रिसर्च करिए इन्वेस्टिंग करने से पहले।